नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस टॉपिक का नाम है आपका कि विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई बार प्रश्न आया है और फिर से आएगा, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और जहाँ पर लगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है उसे आप लोग नोट भी करेंगे। सबसे पहले देखिए कि विविध पृष्ठभूमि के बालकों की हमें पहचान करना है, तो उससे पहले जो है वो समावेशी शिक्षा हमें लेनी होगी। और उसमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे कि समावेशी शिक्षा। अब देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समावेशी शिक्षा में सभी पृष्ठभूमि के बच्चों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कहते हैं ना कि विकलांग हो, चाहे किसी भी प्रकार के बच्चा क्यों ना हो, उसे हमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पहले तो उसे उसमें रखना होगा। उसके बाद भारत विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश है। अब देखिए यहाँ पर सारा स्पष्ट हो जाएगा अपने आप। जाति, संप्रदाय, रीति रिवाज, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि अनेक आधारों पर यहाँ विविधता देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहले तो इन्होंने जाति का किया, फिर रीति रिवाज का किया, फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उसका भी किया है। तो विविध पृष्ठभूमि के बालकों से यहाँ तात्पर्य भारतीय समाज के विविध वर्गों जैसे निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों से है। भारतीय समाज के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर सामान्य वर्ग से काफ़ी कम है। इन वर्गों के उद्धार के लिए यह आवश्यक है कि इनके बच्चों को सामान्य वर्गों की तरह शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। ये सब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसमें कहा है कि समावेशी का तात्पर्य है कि इसमें विकलांग बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। मैंने पहले ही आपको कहा है, यह समावेशन का एक संकुचित अर्थ है कि वास्तविकता में समावेशी केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का वंचित ना होना भी है। अब इनकी विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। पहला है आपका कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। दूसरा है आपका कि समावेशी की नीति को प्रत्येक स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा है आपका कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, यहाँ पर देखिए कई प्रकार के आ रहा है, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रख के बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। यहाँ पर हमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसकी बौद्धिक स्थिति क्या है, वो कौन सा भाषा बोलता है, सभी को क्या करना है, दरकिनार करना है इस शिक्षा के अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। चौथा है आपका समावेशी शिक्षा में शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों के प्रति उसकी संवेदनशील। उसका दूसरा है आपका विद्यार्थियों के लिए उसका लगाव और धैर्य। विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान ये किसको होना चाहिए, तो ये शिक्षक के अंदर में होना चाहिए। ये समावेशी शिक्षा के बारे में हमने अभी जिक्र किया है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा है कि निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा असंगठित घर से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। इसीलिए इनके सफल समावेशन के लिए
इस प्रकार के विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। ये तो मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि बच्चा का पृष्ठभूमि हमें नहीं देखना है, सबको इसमें क्या करना है, तो समायोजन करना है, उसके बाद हमें शिक्षा देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं समावेशी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, मनोवैज्ञानिकों ने समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। दूसरा है कि असमर्थ अक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना ताकि उनका समुचित विकास हो सके। आगे है आपका तीसरा कि बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना ताकि वे प्रखर बन सके और सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना। चौथा, यहाँ पर देखिए, शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना और बालकों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। पांचवा, इन्होंने बताया कि बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना। ये सब क्या है, हमें बालकों के अंदर में क्या करना है, जागरूकता पैदा करना है, उसे आत्मनिर्भर करना है, उसे स्वावलंबी बनाना है। मतलब सभी प्रकार का जो है यहाँ पर इन्होंने निर्देश दिया है। आगे कह रहे हैं कि निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों एवं उनकी शिक्षा। अब निर्धन, गरीब, पिछड़े वर्ग में जो भी आता है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा पे हमें कैसे ध्यान देना है। पहला है कि निर्धन का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है। दूसरा है आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है। समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए ही मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया है ताकि भूख को शिक्षा से दूर करने का बहाना न बनाया जाए एवं अभिभावक भी बच्चे को काम पर भेजने के बदले स्कूल में क्या करें, तो भेजे। तीसरा है आपका पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम निम्न प्रकार है, जिसमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। पहला है आपका विद्यालयी शिक्षा की सभी अवस्थाओं के लिए मुफ्त किताबें एवं सामग्री, जिससे वो पढ़ाई करेंगे। दूसरा है आपका कि आश्रम विद्यालयों और सरकारी अनुमोदन प्राप्त छात्रावासों के बच्चों को मुफ्त में क्या करना है, तो पोशाकें देनी हैं। उसके बाद है आपका तीसरा कि सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा, कोई भी स्तर हो उनको हमें निःशुल्क शिक्षा देनी ही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा। अब यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए और उनको क्या क्या लाभ मिलना चाहिए। अब देखिए, पहला है भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा एवं अन्य अधिकारों से वंचित समुदायों के उद्धार के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए ताकि इनका समुचित विकास हो सके। संविधान में ही इनके लिए क्या किया गया है, तो विकास की जो है वो नींव रखी गई है। दूसरा है कि भारतीय संविधान की धाराओं 15, 45 और 46 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की प्रतिबद्धता की बात कही गई है। यह अनुच्छेद का मैंने चर्चा किया है। तीसरा है आपका अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के लिए सुझाव।
अब सुझाव क्या क्या है देख लीजिए। पहला सुझाव है कि निर्धन वर्ग के परिवारों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन देना। दूसरा है जिला स्तर पर अनुसूचित जातियों या जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। उसके बाद है आपका स्कूल भवन एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शिक्षादि का स्थान चयन करते समय एससी एवं एसटी का विशेष ध्यान रखना। ये जाति का नाम इन्होंने बताया है। उसके बाद है आपका कि आदिवासी इलाकों में प्राथमिक विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जाए, जो आदिवासी वाला इलाका है। उसके बाद है आपका कि आंगनवाड़ियाँ, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र इत्यादि आदिवासी बहुलक इलाकों में खोला जाए, जिससे उन शैक्षिक उनका क्या होगा, शैक्षिक विकास होगा। उसके बाद है आपका कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के संदर्भ में उन्हें जागरूक करना, जैसे मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उसके बाद है कि शैक्षणिक आरक्षण के माध्यम से इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाए जाए, जिससे सामाजिक विषमता में कमी आएगी। तो आज हमने आपके सामने में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे मैंने रखा है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे कई वीडियो हैं, सीटेट अन्य सभी टेट से संबंधित है, उसे भी आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।